माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए एक बार मैं फिर आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हूं। तो पिछले वाले क्लास को मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से उसी ऑर्डर में मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बशर्ते आप ऑर्डर का ध्यान रखोगे। तो मैंने पिछले वाले क्लास में आप लोगों को किसके बारे में बताया था? एडवर्ब के बारे में। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मैं एडवर्ब को हल्का सा रिवाइज कर लूं, उसके बाद फिर मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा था कि जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा, और मैंने कहा था एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई करेगा। ये मैंने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई का मतलब होता है उसके बारे में कुछ कहना या फिर विशेषता बतलाना। कैसे एडवर्ब ने एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया था, और कैसे एडवर्ब ने खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई किया था, और कैसे एडवर्ब ने प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई किया था। यहां तक की सारी बातें मैंने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था। एक मेरा एग्जाम्पल रह गया था, ये कंजक्शन वाला, जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया कि मैं उस क्लास में इस एग्जाम्पल को जोड़ नहीं पाया। तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को, कंजक्शन वाले एग्जाम्पल को यहां पर पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। चलें देखिए, आप लोग रिवीजन करते हुए चलें, हल्का केवल कुछ ही दिनों तक रिवाइज ही करना है। देखिए मैंने लिख दिया ही likes her, because she has very good manners। ठीक है भाई, अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम ये देखेंगे कि कैसे एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई कर दे रहा है। तो देखेंगे ध्यान से। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो भाई ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है, और अब आप जान भी चुके होंगे कैसे। ही लाइक्स हर, यानी यहां पर कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई मेल रहा होगा, और उसके नाम को हटा के उसके जगह पर एक छोटा सा शब्द लगाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है भाई, लाइक्स क्या है? ये तो वर्ब है। ठीक है भाई, हर क्या है? ये भी प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन? क्योंकि यहां पर भी किसी फीमेल का नाम रहा होगा, और वो फीमेल का नाम हटा के यहां उसकी जगह पर एक छोटा सा शब्द लगाया गया है, इसीलिए यह कौन सा वर्ड होगा? प्रोनाउन। ठीक है भाई, बिकॉज क्या है? ये आपका कंजक्शन है। ये क्या है? कंजक्शन है। कैसे? क्योंकि इसी बिकॉज ने इस वाले वाक्य को और इस वाले वाक्य को जोड़ के रखा है, और मैंने बताया था जो वर्ड जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, सी क्या है?
ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है भाई, क्या है? प्रोनाउन है। कैसे? यहां वाला जो भी फीमेल होगा वही यहां पर है, यानी यहां भी कोई नाम रहा होगा, उसकी जगह पर छोटा सा वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम क्या होता है? प्रोनाउन। हैज क्या है? हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां समझेंगे, देखेंगे ये मैनर्स क्या है। मैनर्स जो है ये नाउन है। ठीक है भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं नाउन पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा तो इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। अब मैनर्स, कैसा मैनर्स? अच्छा मैनर्स, यानी जो गुड वर्ड है ये किसको क्वालिफाई करा रहा है? इस मैनर को। और आप बताइए जरा, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर गुड शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। अब भाई गुड को भी क्वालिफाई कराने के लिए एक वर्ड आया है, ये वेरी। कितना गुड? वेरी गुड। कितना गुड? वेरी गुड। तो ये जो वेरी शब्द है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस गुड को। और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कि जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा उसका नाम क्या होगा? तो वो भी क्या होगा? हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है भाई, हो गया यहां तक। अब चलिए हम समझते हैं कि कैसे एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। देखिए, इस वाक्य का अर्थ अपने आप में पूरा है। वह उसे पसंद करता है बिकॉज, क्योंकि सी हैज वेरी गुड मैनर्स, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स हैं। अब यहां पर मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूं, सिंपली। SIMPLY, सिंपली। अब क्या हो गया? वह उसे पसंद करता है पूरी तरह से। सिंपली का मतलब यहां पूरी तरह से, बिकॉज, क्योंकि। अब ये जो सिंपली वर्ड है ये किसको क्वालिफाई करने चला आया? इस कंजक्शन को। यानी कि ऐसा वर्ड है जो कंजक्शन को क्वालिफाई करे उसे भी हम क्या कहेंगे? तो ये भी आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है भाई, यही मैं आपको समझा रहा था कि कैसे एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई करते हैं। अभी आगे चलकर एडवर्ब और भी थोड़े से और भी टफ होते हैं, खैर उनके बारे में चर्चा जब मैं अच्छे से करूंगा तो 1-2 महीने का टाइम लग जाएगा। चले, हो गया हमारा। अब यहां पर हमारे ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये यहीं पर इंड हो जाते हैं। और ध्यान रखें, अभी हम केवल इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि एक एक पार्ट को लेकर मैं करीब 1-1 महीने से 2-2 महीने एक एक पार्ट को लेकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से लेकर काफी हाई लेवल तक। ठीक है भाई, तो जो बोर्ड के बच्चे हैं वो भी, या जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस क्लास को जरूर देखेंगे। चलिए, अब देखेंगे आप ध्यान से। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर दूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश है सबसे छोटा वो किससे बना है? लेटर्स से बना है। कितने लेटर्स से? 26 से। और ये 26 लेटर ही एनफ नहीं होते, इसीलिए ये 26 लेटर क्या करते हैं? 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है भाई, फिर अगर आप इंग्लिश को थोड़ा और भी बड़े पैमाने पर देखेंगे तो आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा फिर किससे बनी है? वर्ड से बना है। किससे बना है? वर्ड से। और कितने प्रकार के वर्ड से बना है? तो मैं आपको बता चुका हूं कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और वो कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, ऐसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी इन्हीं 8 को मैंने एक नाम दिया था, क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है भाई, मैंने इन्हीं 8 को नाम दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था
कि कैसे पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज केवल इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, हम चर्चा कर चुके हैं, जो नए हैं वो पिछले वाले वीडियो में कृपा करके देख लेंगे। अब मैं थोड़े से और बड़े पैमाने की बात करूंगा, तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी इंग्लिश और बड़े पैमाने पर किससे मिलकर बना है? सेंटेंसेस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? वाक्यों से मिलकर बना है। ठीक है भाई, तो हम ये जान गए कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज अगर लेटर के आधार पे देखा जाएगा तो 26 लेटर से मिलकर बना है। शब्दों के आधार पे देखा जाएगा तो 8 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उन 8 शब्दों को। अब पूरी की पूरी इंग्लिश अगर हम किसके आधार पे बातचीत करेंगे? वाक्यों के आधार पे। तो देखेंगे ध्यान से, ये जो वाक्यों के आधार पे अगर हम देखेंगे तो हम 2 भाग में देखते हैं। एक हम देखते हैं मीनिंग के बेस पर, और दूसरा हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। मीनिंग का मतलब क्या होता है? भाव या फिर अर्थ है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट या फिर संरचना। ठीक है भाई, थोड़ा देख लेंगे, संरचना मैंने बोला था, संरचना। ठीक है भाई, यानी कि अगर हम ये जानना चाहें कि पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज कितने प्रकार के वाक्यों से मिलकर बना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई पूरे के पूरा इंग्लिश लैंग्वेज आप देखेंगे, अगर वाक्यों के आधार पे आप देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसे 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक मीनिंग के आधार पे यानी भाव या अर्थ के आधार पे, एक स्ट्रक्चर के आधार पे। तो भाव के आधार पे अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो इंग्लिश है वो 5 प्रकार के वाक्यों से मिलकर बना होता है, और अगर बनावट या संरचना के आधार पे देखेंगे तो पूरी की पूरी अंग्रेजी 3 प्रकार के वाक्यों से मिलकर बना है। ठीक है भैया, अब हमारा यही आज का टॉपिक हमारा होगा, यही सेंटेंसों के काइंड्स। ठीक है भाई, चल अब मैं आपसे बारी बारी की सर ये मीनिंग के आधार पे ये कौन से 5 प्रकार और स्ट्रक्चर के आधार पर ये कौन से 5 प्रकार, इसके बारे में मैं चर्चा करने चल रहा हूं। चलिए तो देखिएगा, थोड़ा विस्तार से मैं लिख दूं। इधर मैंने लिख दिया मीनिंग के आधार पे, और इधर मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर के आधार पे। ठीक है भाई, मीनिंग के आधार पे अंग्रेजी भाषा में वाक्य कितने प्रकार के होंगे, तो मैंने कहा 5 प्रकार के, और अगर स्ट्रक्चर के आधार पे बात की जाए तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है भाई, बिल्कुल, चलते हैं देख के। चलिए मैं मीनिंग के आधार पे पहले लिख दूं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है भाई, आप लोग पहले छोटी छोटी क्लासों में सुने होंगे असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है भाई,
यानी कि मीनिंग के आधार पे पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इन्हीं 5 प्रकार के वाक्यों से मिलकर बना है। और अगर स्ट्रक्चर के आधार पे बातचीत करेंगे तो ये 3 टाइप से, यानी कि एक सिंपल वाक्य बोला जाता है, और एक कंपाउंड सेंटेंस भी बोला जाता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है भाई, चलें एक बार अब मैं आपको अच्छे से समझा दूं इसके बारे में। देखिए, मैंने कहा जैसे ये एक इंग्लिश की बुक है, अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे छोटा आपको क्या दिखेगा? लेटर दिखेगा, बिल्कुल। और इस पूरे किताब में कितने प्रकार के लेटर दिखेंगे? तो आप कहेंगे सर केवल 26 प्रकार के लेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं। फिर अगर आप और भी बड़े पैमाने पे देखोगे तो आप इसमें आपको वर्ड्स नजर आएंगे, और ये वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिनसे हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। अब मैं इनमें वाक्यों को देखना चाह रहा हूं कि भाई इस अंग्रेजी वाले बुक में या इस पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो मैं इन वाक्यों को 2 चीजों के आधार पे देखूंगा, एक मीनिंग के आधार पे और एक स्ट्रक्चर के आधार पे। चलिए मैं समझाता हूं ये मीनिंग क्या, स्ट्रक्चर क्या। देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट या संरचना, यानी वाक्य को हम देखेंगे और कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल है, टफ नहीं है, सिंपल है। फिर देखेंगे एक वाक्य ऐसा भी रहेगा कि अरे ये तो वाक्य लेंदी है, वाक्य जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये वाक्य कंपाउंड है। और फिर हम देखेंगे एक वाक्य है ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़े अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है, 2-2 3-3 वाक्य जुड़े हुए हैं, तो देखने में ये थोड़ा मुझे हार्ड लगते हैं, तो मैं इन्हें बोलूंगा कि ये मुझे कैसे दिख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। यानी जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाक्य होगा वो कठिन होगा, जो कंपाउंड वाक्य होगा वो जुड़ा हुआ वाक्य होगा, और जो सिंपल होगा वो साधारण होगा। ठीक है भाई। अब ये मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है भाव। भाव का मतलब होता है जैसे मैंने आपसे कहा आप कल क्लास में उपस्थित क्यों नहीं हुए थे, तो ये क्या है? इससे कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? प्रश्न का। मैंने आपसे कहा कल आपने क्लास क्यों नहीं देखा था, तो इसका मतलब ये प्रश्न वाला भाव है। और मैंने कहा कि भगवान आपका भला करे, ये कैसा भाव है? आशीर्वाद वाला भाव है। ठीक है भाई। और मैंने कहा वाओ इट इज अ नाइस वीडियो, यानी ये क्या है? ये मैं एक बिना सोचे समझे मैं एक वाक्य, किसी चीज को देखकर मैं अपने मुख से एक वाक्य निकाल दे रहा हूं, तो ये कैसा भाव है? ये खुशी वाला भाव है। यानी भाव का मतलब होता है कि भाव का ये मतलब होता है कि वाक्यों से क्या पता चल रहा है? प्रश्न वाली बात हो रही है, या ऑर्डर ऑर्डर वाली बात हो रही है, या आशीर्वाद वाली बात हो रही है, या कोई अपने मुख से अचानक कोई वर्ड, कोई सेंटेंस बोले जा रहे हैं, है ना। चले भाई, तो अब हम लोग बातचीत करेंगे एक एक टॉपिक को अच्छे से, एक एक टाइप के, एक एक वाक्यों के टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मैं हिंदी लिख दूं। सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण का मतलब होता है कि एक ही वाक्य हो, जैसे राम गोज टू स्कूल, खत्म हो गया, एक ही मेन वर्ब है, राम गोज टू स्कूल, खत्म हो गया भाई। चलो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है वाक्य मिश्रित हो, मतलब जुड़ा हुआ हो। ठीक है भाई। जैसे राम वेंट टू स्कूल एंड राम वेंट टू स्कूल एंड
स्टडीड 2 hours, यानी कि राम स्कूल गया था और 2 घंटे पढ़ाई उसने किया था। ठीक है भाई, तो यानी कि इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें 2 वाक्य जोड़े गए हैं और किससे, कंजक्शन से। चलिए जैसे मैं एक और भी एग्जांपल मार दूं, मैंने कहा राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम टॉयज, यानी कि देखिए यहां पर 2 क्रियाएं आ गया, एक जाना और एक फिर खरीदना, और बीच में जुड़ा किससे है, एंड से। यानी कि ऐसे वाक्य जो एंड से जुड़े हों उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य है। ठीक है भाई, कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल वाक्य होते हैं। जटिल का मतलब थोड़ा सा केवल जुड़ा नहीं रहेगा, जुड़ा रहेगा लेकिन कुछ और भी बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, यानी कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देख रहे हो इसमें क्या लिखा है, इफ आया है, यानी कि हम इसे मिश्रित ना कह के क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स वाक्य है। ठीक है भाई, और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना है और एक वाला मैंने भी क्या बोला था, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, क्योंकि इनकी संरचना, इनकी बनावट जटिल है, और जो कंपाउंड होता है वो मिश्रित होता है, जुड़ा होता है, और जो सिंपल होता है वो तो साधारण होता है। ठीक है भाई, उसमें एक ही मेन वर्ब रहेगा बस। चलें, मैंने इसके बारे में आपसे बातचीत कर लिया। अब मैं बातचीत करूंगा ये कि सर इनका नाम क्या पड़ा, ये कैसे होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, मैं इनको मिटा दे रहा हूं। हाँ, देखेंगे ध्यान से। देखिए जो असर्टिव है, एक वर्ड होता है असर्ट, ASSERT। ठीक है भाई, खुद ध्यान से देखेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखेंगे ध्यान से। एक वर्ड होता है असर्ट। असर्ट का मतलब होता है निश्चित करना। क्या करना, निश्चित करना, किसी भी बात को निश्चित करना। ठीक है भाई, यानी कि और किसी भी बात को निश्चित हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसी भी बात को निश्चित हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है एफर्म करके और दूसरा निगेट करके। ध्यान देंगे भी, मैंने कहा एक वर्ड होता है इंग्लिश का असर्ट, इसका मतलब होता है निश्चित करना, और इसी असर्ट से ये बना है हमारा असर्टिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस में वह बातें रहेंगी जिन बातों से मुझे निश्चितता का भाव व्यक्त होता है, और निश्चितता का भाव 2 बातों से होता है। एक एफर्म करोगे बात को, यानी एफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना कि आप कह रहे हैं भाई हाँ, हाँ मैं एक टीचर हूं, स्वीकार करना। और एक निगेट का मतलब होता है नकारना। ठीक है भाई, चीजों को नकार रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा अफर्म किया मैंने, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तब भी बात निश्चित हो गई कि हाँ ये सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। और अगर आपने पूछा, फिर से पूछा सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने कहा नहीं, तो क्या इससे निश्चितता वाली बात नहीं हुई, इससे भी तो निश्चितता वाली बात हो गई कि हाँ ये सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। यानी कि बातों को निश्चितता या बातों को हम 2 तरीके से निश्चित कर सकते हैं, एक हाँ में और एक ना में। जैसे आपने पूछा सर कल छुट्टी रहेगी,
तो अगर मैं बोल दूं हाँ, तो आप कंफर्म हो गया आपको कि हाँ कल छुट्टी रहेगी। और अगर मैंने कहा नहीं, तब भी तो आप कंफर्म हो गए कि कल छुट्टी नहीं रहेगी। यानी बातों को असर्ट दो तरीके से किया जा सकता है, एक एफर्म करके और एक निगेट करके। दोनों तरीके से बातों को हम असर्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के मदद से ये हमें टाइप ऑफ सेंटेंस बने हैं। तो ध्यान दे भैया, इसी एफर्म से बना है हमारा कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी एफर्म शब्द से हमारा कौन सा सेंटेंस बना है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी निगेट से हमारा बना है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। समझ गए होंगे? फिर से देख लें, ये असर्टिव किससे बना है? असर्ट से बना है। ये असर्टिव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बातों को हम निश्चित करते हैं, और निश्चित दो तरीके से करते हैं, एक एफर्म करके, एक निगेट करके। और एफर्म में बातों को स्वीकारा जाएगा, और जिससे हमारा वाक्य बना है अफर्मेटिव, और निगेट से बातों को नकारा जाता है, और जिससे हमारा बना है निगेटिव। समझ गए होंगे? यानी कोई पूछे कि क्या सर ये अफर्मेटिव और निगेटिव है किसके पार्ट हैं, तो आप कहेंगे असर्टिव के पार्ट हैं। यानी असर्टिव का पार्ट है एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे, किसी ने पूछा कि वाक्यों के प्रकार बताइए, तो आप पता चले कि पूरा नाम ले लें, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। असर्टिव के ये दोनों पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है भाई, अब जरा बताओ, क्या मुझे ये बताने की आवश्यकता पड़ेगा कि अफर्मेटिव में केवल हाँ वाली बातें होंगी और निगेटिव में ना वाली बातें होंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्वयं समझ गए होंगे कि सर एफर्मेटिव का मतलब होता है बातों को स्वीकारने वाला, और निगेटिव का मतलब होता है नकारने वाला। चलिए अब देखेंगे, इसका नाम इंट्रोगेटिव क्यों पड़ा? एक शब्द होता है इंट्रोगेट। देखेंगे, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है भाई, तो आप जरा बताइए, तो पूछताछ कैसे होगा? जब हम क्वेश्चन वर्ड उसमें यूज करेंगे ना। जैसे मैंने कहा, कल आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? आप लोग कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? यानी कि अगर हम किसी शब्द में पूछताछ करना चाहेंगे, तो उसमें मुझे क्या करना होगा? क्वेश्चन वर्ड को शामिल करना होगा, मतलब कि प्रश्न पूछने वाले शब्दों को डालना होगा। यानी ये जो इंट्रोगेटिव किससे बना है? एक शब्द होता है इंट्रोगेट, और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, और इसी इंट्रोगेट से बना है इंट्रोगेटिव। अब आप जान गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है भाई, यानी जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? इंट्रोगेटिव के। अगला देखेंगे, एक वर्ड और होता है इम्प्रेट। इम्प्रेट का मतलब होता है ध्यान देना। क्या देना? ध्यान देना। यानी इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, और ये किससे बने हैं? इंपरेट से। और इंपरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उनको ध्यान देना आवश्यक होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काम खराब हो जाएगा। चलिए, जैसे इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्डर होता है। ऑर्डर, इसमें किसका भाव होता है? ऑर्डर का भाव होता है। ठीक है भाई, जैसे क्या सर? देखिए, ऑर्डर का भाव होता है जैसे कि आप आर्मी में हैं, आपके बड़े ऑफिसर ने कहा, आपको कमांड दिया शूट हिम, और आप कह रहे हैं
रुको 2 मिनट बाद शूट करेंगे, तो बताइए क्या होगा? वो अगर आप उसे नहीं शूट करेंगे तो वो आपको शूट कर देगा। समझ गए भाई? यानी कि इसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मैंने कहा आप जहां बैठे हैं उसी आसपास में एक नंगा तार लटक रहा हो और आपके पिताजी ने कहा कि डोंट टच द नेक्ड वायर, यानी कि आप उस नंगे तार को मत छू। आप बोले नहीं, मैं तो इस तार का पुराना रिश्तेदार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, और आप जाके उसको टच कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको झटका लग जाएगा। ठीक है भाई? यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य होंगे जिन वाक्यों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इनमें ऑर्डर का भी भाव होगा और इसमें रिक्वेस्ट का भी भाव होगा। यानी कि रिक्वेस्ट का मतलब समझ रहे हैं भाई, विनती वाली बात हो रही है। और इसमें कमांड वाली भी बात होगी, मतलब जो कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं। चले भाई, और इसमें फॉरवर्ड वाली भी बात होती होगी। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना। ठीक है भाई? फॉरवर्ड वाली भी बात इसमें होगी। जैसे हम बार बार आपसे मना कर रहे हैं, मैंने कहा यू शुड नॉट ड्राइव द बाइसिकल राइट साइड ऑफ द रोड, यानी आपको रोड के राइट साइड में साइकिल नहीं चलानी चाहिए। आपने कहा नहीं हम चलाएंगे, तो बताइए क्या होगा भाई? कोई ना कोई गाड़ी आपको आके टक्कर मार देगा। यानी कि जो मैंने आपको ऑर्डर दिया या रिक्वेस्ट किया, कमांड दिया या मना किया, अगर आप उसको नहीं मानोगे तो आपको हानि हो ही जाएगी। यानी कि इंपरेटिव जो होगा इसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उनमें कैसा भाव व्यक्त होता है, ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला, कमांड वाला, फॉरवर्ड वाला। आप एक वाक्य और भी लिख लें, एक शब्द और भी लिख लें, एडवाइस वाला। ठीक है भाई? चले, एडवाइस वाला हो गया भाई। चल, अब मैं आपको बता दूं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। थोड़ा सा आप इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि मुझे यहीं पर लिखना पड़ जाएगा, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए, अब जरा देखेंगे ये ऑप्टेटिव कैसे बना। इसमें एक वर्ड होता है ऑप्ट। ठीक है भाई? और ऑप्ट का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना। क्या करना? इच्छा प्रकट करना। यानी इसमें कैसे वाक्य होंगे? इसमें ऐसे वाक्य होंगे जिसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे मैंने ये प्रकट किया कि भगवान करे आप बहुत लंबे समय तक जिए, ये मेरा इच्छा है। या फिर मैंने एक निगेटिव वाला बोला कि भगवान करे आप नरक में चले जाएं, ये मैंने निगेटिव वाला पॉइंट बोला। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे बना है? एक वर्ड ऑप्ट होता है, इसका मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, और इसी ऑप्ट से हमारा बना है ऑप्टेटिव। इच्छा दो तरीके से, एक अच्छी वाली इच्छा और एक खराब वाली इच्छा। यानी कि बात करें तो इच्छा हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक हम क्या देते हैं? बून। बून का मतलब आशीर्वाद। और या फिर हम कैसी इच्छा व्यक्त करते हैं? कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप। जो कहते हैं कि ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, तो कर्स का मतलब होता है श्राप और बून का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है भाई? यानी अब आप जानिएगा भाई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे वाक्य रहेंगे, कैसे भाव वाले वाक्य रहेंगे। तो आप कहेंगे कि जिन जिन वाक्य से इच्छा प्रकट होने वाला काम होगा उसको हम किसके अंदर रखेंगे? ऑप्टेटिव के। हो जाएगा भाई? चल, अगला मैं लिख दूं एक्सक्लेमेटरी। ये देखें, इसका नाम एक्सक्लेमेटरी क्यों पड़ा? एक वर्ड है
एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, यानी इसका मतलब होता है जोर से चिल्लाना। एक वर्ब है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी किस वर्ड से बना है? एक्सक्लेम से बना है। एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है? जोर से चिल्लाना। यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा इसमें कैसे वाक्य रखे जाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसमें ऐसे वाक्य रखे जाएं जो जोर से चिल्ला के बोले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो अचानक हमारे मुख से निकल जाता है, तो उसमें तो वर्ड निकलता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? सेंटेंस निकलते हैं और ये जोर से निकलते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी हम लोग मैच खेल रहे थे और अचानक जब हम जीत जाते हैं तो बिना किसी के देखने के परवाह किए हुए ही, कोई हमें देख रहा है या कोई क्या सोचेगा, ऐसा बिना परवाह किए ही हम लोग क्या करने लग जाते हैं? खुशी मनाने लग जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? एक्सक्लेमेटरी का। आप लोगों ने देखा होगा जो भी हाल ही में मैच आया था, इंडिया के कुछ प्लेयर लोग क्या करने लगे भाई? पूरे ग्राउंड में पूरे भीड़ के सामने ही डांस करने लगे, है ना। चले, तो ये जब ये और वो चिल्लाने लगे, जोर से बोले होंगे कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम सब लोगों ने मैच को जीत लिया है। यानी कि ये जब बोले होंगे तो क्या धीरे से नहीं बोले होंगे, काफी एक्साइटेड होके बोले होंगे। तो ऐसा वाक्य जो जोर से चिल्लाकर बोला जाता है वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? एक्सक्लेमेटरी के। ठीक है भाई, चले। इस प्रकार ये था हमारे पांचों प्रकार के वाक्यों का इंट्रोडक्शन। फिर से देखिएगा, मैं एक बार फिर से समझा दूं। देखिए, मीनिंग के आधार पे कितने प्रकार के वाक्यों से पूरी अंग्रेजी बनी है? इन्हीं 5 प्रकार के वाक्यों से, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और हमारा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है भाई, इनका नाम असर्टिव क्यों पड़ा? क्योंकि एक वर्ड होता है असर्ट, और असर्ट का मतलब होता है निश्चित करना, और इसी असर्ट से इनका नाम पड़ा है असर्टिव। और चीजों को असर्ट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक अफर्म करके, एक निगेट करके। और अफर्म से बना हमारा अफर्मेटिव और निगेट से बना हमारा निगेटिव सेंटेंस। यानी अब आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, निगेटिव कैसे होते हैं, ये वाक्य में ही सब छिपे होते हैं। तो बताइए जरा, अगर कोई एक निगेटिव सेंटेंस लिखा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह एक असर्टिव सेंटेंस है? बिल्कुल कह सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तब भी हम कह सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। बशर्ते ज्यादा अच्छा ऐसा होगा कि हम ये बोले कि ये असर्टिव का अफर्मेटिव है और ये असर्टिव का निगेटिव है। चले, इंट्रोगेटिव क्या होता है? ये किससे बना है? इंट्रोगेट से बना है। और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, और पूछताछ कब किया जाएगा? जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में शामिल किया जाएगा, तभी तो पूछताछ हो पाएगा। तो यानी इसमें कैसे वाले वाक्य रहेंगे? इसमें रहेंगे प्रश्न पूछने वाले वाक्य। जैसे क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? तुम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इंट्रोगेटिव के। इंपरेटिव किससे बना है? इंपरेट से बना है। इसका मतलब होता है ध्यान देना, और इसमें ऐसे वाक्य रखे जाते हैं जिसमें ऑर्डर का भाव व्यक्त हो, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो, कमांड हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, फॉरवर्ड हो। इन सबको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के। ऑप्टेटिव क्या होता है? ऑप्ट मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, और ऑप्ट मतलब होता है इच्छा प्रकट करना। और इच्छा हम 2 प्रकार का प्रकट करते हैं, एक आशीर्वाद वाला और एक श्राप वाला। तो चाहे आशीर्वाद वाला हो चाहे श्राप वाला हो, दोनों के दोनों जो होंगे वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? ऑप्टेटिव के। यानी अगर आपसे कोई पूछा कि बताइए ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे वाक्य होते हैं, तो आप कहोगे ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा प्रकट होता है, चाहे अच्छी इच्छा और चाहे खराब इच्छा।
कोई भी इच्छा अगर प्रकट होगा तो उसको वो किसका वाक्य होगा? ऑप्टेटिव का। फिर किसी ने पूछा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, तो आप कहोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अचानक जोर से चिल्ला के बोलते हैं। अब दुखी होंगे तब भी चिल्ला के बोलेंगे, जैसे रास्ते में आप चल रहे हैं, आपके पैर में ठेस लग जाए तो आप कैसे थोड़ा सा दुखी होके बोलेंगे कि अरे बाप रे मेरे पैर में तो चोट लग गया। यानी कि क्या आप बहुत ही विनम्र से बोलेंगे? नहीं, आप बहुत ही थोड़ा तेज बोलेंगे। ये भी ध्यान नहीं देंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। चले भाई, तो एक्सक्लेमेटरी में ऐसे वाक्य होते हैं इंग्लिश के जो अचानक जोर से चिल्ला के बोले जाते हैं। अब वो चाहे खुशी वाला वाक्य हो या फिर चाहे दुखी वाला वाक्य हो। ठीक है भाई, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा एक एक वाक्य को, असर्टिव को लूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव को भी, फिर इसके एग्जाम्पल, फिर ऐसे ऑप्टेटिव, फिर इसके एग्जाम्पल, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर इसके एग्जाम्पल को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि सारे के सारे कंटेंट को आप एक कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।